हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये मैंने मल्टीपल सब्जेक्ट से लिए, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मैंने इन क्वेश्चंस को पिक नहीं किया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वॉज एस्टैब्लिश बाय। सो फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग किसने एस्टैब्लिश किया था? सो पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है, उसके बाद हम ऑप्शंस पर चलते हैं। सो ए इज थियोडर फ्लिडनर, बी इज वर्जीनिया हेंडरसन, एंड सी इज इजाबेल हैम्पटन, एंड लास्ट डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सो आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दीज ऑप्शंस करेक्टली। सो आंसर है इसका थियोडर फ्लिडनर, ए। सो इसकी एक्सप्लेनेशन है, ए इज थियोडर फ्लिडनर। सो थियोडर फ्लिडनर ने 1836 में, एंड इनका पूरा नाम है पैस्टर थियोडर फ्लिडनर, और इन्होंने जो स्कूल एस्टैब्लिश किया था नर्सिस के लिए वो है कैसरस्वर्थ स्कूल फॉर नर्सिंग। सो ये कैसरस्वर्थ में ही है और ये आता है जर्मनी में। सो फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग किन्होंने एस्टैब्लिश किया था? पैस्टर थियोडर फ्लिडनर ने 1836 में, जिसका स्कूल का नेम था कैसरस्वर्थ स्कूल फॉर नर्सिंग, और ये जर्मनी में है स्कूल। उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सेंट थॉमस हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया था, एंड एक स्कूल नर्सिस के लिए एस्टैब्लिश किया था जिसका नाम था नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सिस। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नाइटिंगेल्स ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सिस 1860 में एस्टैब्लिश किया था। सो जो फर्स्ट स्कूल है वो एस्टैब्लिश किया था थियोडर फ्लिडनर ने 1836 में। देन 1860 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नाइटिंगेल्स ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इंस्ट्रक्टिंग अ पेशेंट अबाउट प्रॉपर डाइट। हम प्रॉपर डाइट के लिए पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज कंप्लीट प्रोटीन? इन चारों ऑप्शंस में से कंप्लीट प्रोटीन कौन सा है? सो ए ऑप्शन है ऑलिव्स, बी इज राइस, सी एग्स, एंड डी नट्स। सो इसका आंसर है सी एग्स। इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि एग्स क्या है? एनिमल प्रोडक्ट्स है। सो एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि बीफ, फिश, डेयरी, एग्स, चिकन, इनमें क्या होता है, सभी के सभी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स जो भी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो अमाइनो एसिड क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के, और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल जो कि हमारी बॉडी खुद जनरेट कर सकती है बॉडी में, और इसेंशियल वो वाले होते हैं जो हमें बाहर डाइट से लेने पड़ते हैं। सो वो इसेंशियल होते हैं 9, और बाकी के टोटल होते हैं 20, और जो 11 बचे हैं वो होते हैं नॉन एसेंशियल। सो 9 एसेंशियल है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलाइन। सो जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें सारे के सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको कंप्लीट प्रोटीन्स कहते हैं। वेयर एज जितने भी जो प्लांट सोर्सेज होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें या तो बहुत कम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, 2 लो, या फिर 1 या फिर 2 मिसिंग होते हैं। सो कंप्लीट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स उसमें नहीं होते 9 के 9, इसलिए इनको इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज बोलते हैं। सो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो जो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज होते हैं वो होते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स, और जो कंप्लीट जिनमें सारे प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टाफ नर्स। अब क्या है, इनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्टाफ नर्स की? सो ऑप्शन है क्वालिटी केयर ए, बी ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, सी रिकॉर्ड कीपिंग, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो एक स्टाफ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? स्टाफ नर्स ने क्वालिटी केयर भी देनी होती है, ऑब्जर्व भी करना होता है, रिपोर्टिंग भी देनी होती है, दूसरी स्टाफ नर्स को रिपोर्ट करना होता है या फिर अदर हेल्थ केयर वर्कर्स को रिपोर्ट करना होता है, रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है। सो द आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज द नर्सिंग केयर दैट फोकसेस ऑन पेशेंट केयर along with the family needs in the scope of the multidisciplinary healthcare team is called। अब ये यहाँ पर नर्सिंग केयर किस पर फोकस कर रही है? पेशेंट केयर के साथ साथ फैमिली की नीड्स पर भी फोकस कर रही है। तो ऐसी नर्सिंग केयर को हम क्या कहते हैं, या फिर ऐसी हेल्थ केयर टीम में हम उस नर्सिंग केयर को क्या बोलेंगे?
सो ऑप्शंस क्या है? ए इज टीम बेस्ड केयर, बी इज केस मैनेजमेंट, सी इज पेशेंट नेविगेशन केयर एंड डी इज प्राइमरी केयर। सो इनमें से कौन सी केयर है जो कि पेशेंट केयर के साथ साथ फैमिली नीड्स पर भी फोकस करती है? टीम बेस्ड केयर, केस मैनेजमेंट, पेशेंट नेविगेशन केयर या फिर प्राइमरी केयर? सो इसका आंसर है केस मैनेजमेंट। सो केस मैनेजमेंट, बी इज द आंसर। नाउ केस मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि केस मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें हम इंडिविजुअल के साथ साथ इंडिविजुअल की जो नीड्स होती हैं, सारी कॉम्प्रिहेंसिव नीड, उसके साथ साथ फैमिली की जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ नीड्स होती हैं उसके ऊपर भी फोकस करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखते हैं और साथ में ही जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास उसके साथ उसमें हम पेशेंट की सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ केयर और कॉस्ट तीनों पर ध्यान देते हैं। तो केस मैनेजमेंट, केस मतलब टोटल केस, उसकी पूरी मैनेजमेंट, सो चाहे वो फैमिली है या फिर पेशेंट है खुद, सो कॉम्प्रिहेंसिव हम केस को मैनेज करेंगे। सो इसका आंसर है केस मैनेजमेंट। जो बाकी के ऑप्शन है जैसे कि टीम बेस्ड केयर, सो टीम बेस्ड केयर होता है कि हम टीम में जो भी मेंबर्स हैं उनमें जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो दैट इज टीम बेस्ड केयर। पेशेंट नेविगेटर क्या होता है? पेशेंट नेविगेटर पेशेंट को गाइड करता है थ्रू द हेल्थ केयर सिस्टम। सो पेशेंट को सारा गाइड करता है कि वो हेल्थ केयर सिस्टम या फिर जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उसको वो कैसे रिसीव कर सकता है, वो होता है पेशेंट नेविगेटर। प्राइमरी केयर क्या होती है? प्राइमरी केयर जो हम डे टू डे हेल्थ केयर देते हैं, और प्राइमरी केयर क्या है? फर्स्ट कांटेक्ट है, जो पेशेंट है वो फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ पॉइंट है, उसके बाद प्राइमरी केयर हमें जो लार्जर हेल्थ केयर सिस्टम है उसके साथ कांटेक्ट में या फिर कोऑर्डिनेट करती है। सो दैट इज प्राइमरी केयर। सो आंसर है बी, केस मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेज इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो इंटरनेशनल डे नर्सेज कब सेलिब्रेट करती हैं? सो ये बहुत ही ईजी है। ऑप्शन पहले डिस्कस कर लेते हैं। 10th अप्रैल, 12th मई, 5th सितंबर एंड 2nd जून। सो आंसर है बी, दैट इज 12th मई। So 12th May, today is 12th May and happy Nurses Day to all of you. So 12th May को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल 12th May को उनका बर्थ हुआ था। So उसी के मेमोरी में हम 12th May को इंटरनेशनल नर्सेज डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? इज नॉट अ, तो ये हमने ध्यान देना है। हीट लॉस मैकेनिज्म फ्रॉम द बॉडी। सो इनमें से कौन सा एक हीट लॉस मैकेनिज्म नहीं है? हमारी बॉडी में हीट लॉस मैकेनिज्म होता है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? सो ए इज कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी इवेपोरेशन एंड डी इरेडिएशन। तो आंसर है इसका डी, क्योंकि इरेडिएशन नहीं होता, वो होता है रेडिएशन। तो रेडिएशन एक मैकेनिज्म है हीट लॉस का, वेयर एज इरेडिएशन नहीं होता ये कुछ भी। सो इसका जो नहीं है एक हीट लॉस मैकेनिज्म, वो क्या है? इरेडिएशन। सो आंसर इज डी, इरेडिएशन। सो 4 हीट लॉस मैकेनिज्म कौन से हैं बॉडी के? फर्स्ट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी सरफेस टू कूलर एयर। सो अगर हमारी बॉडी सरफेस से कोई भी कूल एयर जाती है, सो हमारी बॉडी के साथ, बॉडी की जो हीट होती है उसको अपने साथ ले जाती है। सो हमारी हीट जो है बॉडी की वो लॉस होती है कूलर एयर से, जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन। नेक्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन होता है लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी सरफेस टू अ कूलर सॉलिड सरफेस, नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। सो अगर कोई ऐसा सरफेस है हमारे आसपास जो कि कूल है, तो उससे हमारी बॉडी की जो हीट है वो लॉस होती है, चाहे वो हमारे बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है लेकिन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, पास में ही है, तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है लॉस ऑफ हीट दैट अकर्स व्हेन अ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू अ वेपर। सो जैसे कि हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है, स्वेट क्या है? लिक्विड है, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी की जो हीट है वो लॉस होती है, जिसको इवेपोरेशन कहते हैं। लास्ट इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी की जो हीट है वो लॉस होती है विद द कूलर सरफेस इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। सो जो हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, सपोज हमने कूल क्लोथ्स डाले हैं, तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो कंडक्शन के थ्रू लॉस होगी, क्योंकि हमारी बॉडी के साथ वो कूल सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में है। सो ये 4 मैकेनिज्म है हीट लॉस के। नेक्स्ट आता है हाईएस्ट बीएमआर। बीएमआर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट।
इज फाउंड इन बॉयज। सो बॉयज में हाई BMR पाया जाता है बिकॉज देयर बॉडी कंटेन्स, उनके बॉडी के पास क्या होता है ऐसा कि उनमें BMR हाई होता है। तो ऑप्शंस है ए थायरॉक्सिन, बी एड्रेनलिन, सी टेस्टोस्टेरोन एंड डी एस्ट्रोजन। सो इसका आंसर है सी टेस्टोस्टेरोन। नाउ इसका एक लॉजिक है, आपको समझ आ जाएगा अब। टेस्टोस्टेरोन इसका आंसर इसलिए है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक सेक्स हार्मोन है जो कि मेल्स में पाया जाता है। तो मेल में क्या होता है, इट इज थॉट टू रेगुलेट सेक्स ड्राइव, लिबिडो को रेगुलेट करता है, बोन मास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोन मास, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, मसल मास एंड स्ट्रेंथ। तो जो बॉयज होते हैं उनमें मसल मास, लीन बॉडी, लीन मसल मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फैट। सो जो फैट या फिर एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो गर्ल्स में मीन्स फीमेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू मेल। मेल में लीन बॉडी मास ज्यादा होने के कारण उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है BMR वो भी हाई होता है। तो लीन मसल मास के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसलिए बॉयज में BMR हाई होता है। और टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ RBCs एंड स्पर्म। Next is blood vessels that extends and branches out from an artery and leads to capillary. So कौन सी ब्लड वेसल है जो ब्रांच आउट होती है, किससे, आर्टरी से, आर्टरी से उसकी ब्रांच निकलती है और वो कैपिलरी में लीड करती है। तो ऑप्शंस है वेन्यूल, बी आर्टीरियोल, सी कैपिलरी एंड डी साइनस। सो आंसर है इसका बी आर्टीरियोल। सो ये एक डायग्राम है, इसमें फर्स्ट क्या है, आयोटा। सो आयोटा से जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये वाली, इनको हम बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज देन फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, टाइनी ब्रांचेस में, जिसको बोलते हैं आर्टीरियोल्स। और आर्टीरियोल्स देन वो टाइनी माइन्यूट बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। सो ये हमारी कैपिलरी बेड है, कैपिलरीज जो कि टिश्यूज के पास जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, न्यूट्रिएंट्स लेकर। देन जो कैपिलरीज टिश्यूज से निकलती हैं, देन वो कैपिलरीज किस में जॉइंट हो जाती हैं, वेन्यूल्स में। वेन्यूल देन फर्दर ज्वाइन हो जाती हैं किस में, वेन्स में। और वेन्स देन मिलकर वेना केवा में अपने जो सिक्रीशंस है, अपने जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको पोर करती है वेना केवा में। तो इसी तरह से ये ब्रांचिंग सिस्टम है हमारे ब्लड वेसल का। सो हमारा क्वेश्चन था आर्टरी से जो ब्रांचेस निकलती हैं और कैपिलरीज में लीड करती हैं। सो आंसर है आर्टीरियोल्स। नेक्स्ट इज विच वाइटामिन हेल्प इन वुंड हीलिंग। सो वुंड हीलिंग में कौन सा वाइटामिन हेल्प करता है। सो आंसर ऑप्शंस क्या है, ए वाइटामिन ए, बी वाइटामिन सी, सी वाइटामिन ई, डी वाइटामिन के। तो आंसर है वाइटामिन सी जो कि है ऑप्शन बी। सो वाइटामिन सी दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, ये वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। जो वाइटामिन ई होता है ये है एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन। सो ये स्टेरिलिटी को प्रिवेंट करता है, एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन होता है वाइटामिन ई। वाइटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। वाइटामिन ए क्या प्रमोट करता है, गुड विजन। तो ये हमारी आई साइट के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन इज। हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है और इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है। तो ए ऑप्शन है IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी, बी है IgA, C is IgM immunoglobulin M and D is IgE। तो इसका आंसर है IgM ऑप्शन सी। सो IgM ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है। सो M से आप याद रख सकते हैं, M मीन्स मैक्रो। सो मैक्रो या फिर मेगा, सो इसका मतलब होता है बड़ा, लार्ज। तो ये मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन है IgM, इसको मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। नाउ विच इज द फर्स्ट एंटीबॉडी दैट बॉडी मेक्स व्हेन फाइट विद इन्फेक्शन। कौन सी फर्स्ट एंटीबॉडी है, मीन्स फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर एंटीबॉडी सेम है जो कि हमारी बॉडी बनाती है जब वो इन्फेक्शन के साथ फाइट करती है। तो फर्स्ट एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी बनाती है वो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है। और ये भी शो करता है कि रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है, अभी अभी जो इन्फेक्शन हुआ है, हम इम्यूनोग्लोबुलिन का जिसका भी लेवल हाई होगा तो हम देखकर बता सकते हैं कि रीसेंट इन्फेक्शन है। तो ऑप्शंस है ए IgG, बी IgA, सी IgM एंड डी IgE। अगेन इसका आंसर है सी IgM। सो IgM लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन भी है, साथ में ही जो इम्यूनोग्लोबुलिन M है IgM, ये क्या है, जब
फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन एंटर करता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है। सो ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एनकाउंटर करती है, दैट इज IgM एंटीबॉडी। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ब्लड में और लिम्फ फ्लूइड में पाई जाती है। सो ये रीसेंट इन्फेक्शन को भी शो करती है। उसके साथ ही जो IgA एंटीबॉडी है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, सलाइवा, टीयर्स और ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है। IgG सबसे कॉमन एंटीबॉडी है, ये ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होती है, हमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन IgG क्या है, ये बनने में टाइम लगाती है, सो ये लेट थोड़ा आती है। IgM पहले पंचुअल है, टाइम से आ जाती है सबसे पहले। IgE एंटीबॉडी नॉर्मली फाउंड इन स्मॉल अमाउंट्स इन द ब्लड, स्मॉल अमाउंट में ये पाई जाती है। देयर मे बी हायर अमाउंट्स व्हेन द बॉडी ओवर रिएक्ट्स टू एलर्जन। सो अगर हमें कोई एलर्जी हो गई है या हम एलर्जन से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है, तो जो IgE एंटीबॉडी है इसका अमाउंट हाई हो जाता है। और या फिर कोई इन्फेक्शन से फाइट करें या फिर पैरासाइट्स, अगर हमारी बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो IgE का अमाउंट हाई रहेगा। जो IgD एंटीबॉडी है, एक और एंटीबॉडी है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन, ये लीस्ट अंडरस्टूड एंटीबॉडी है, ये स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है इसका ब्लड में। नेक्स्ट इज विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV। सो जब भी बॉडी में HIV वायरस एंटर होता है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो कौन सी इम्यूनिटी अफेक्टेड होती है हमारी बॉडी में? सो HIV कौन सी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है? सो ऑप्शंस हैं, A इज नेचुरल इम्यूनिटी, B इज एक्टिव इम्यूनिटी, C सेल्यूलर इम्यूनिटी एंड D इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सो इसका जो आंसर है वो है C सेल्यूलर इम्यूनिटी। सो सेल्यूलर इम्यूनिटी क्यों इफेक्ट होती है? सो HIV अटैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है T हेल्पर लिम्फोसाइट्स को, जिसको T सेल्स भी बोलते हैं। सो सेल्स है तो क्या है? सेल्यूलर इम्यूनिटी। और इसमें भी स्पेसिफिकली जो CD4 T सेल्स होती हैं, सो CD4 T सेल्स को ये अफेक्ट करता है और ये सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेल्स अफेक्ट होते हैं, इट मीन्स सेल्यूलर इम्यूनिटी को HIV वायरस अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एन्यूरिज्म अफेक्ट्स विच लेयर ऑफ द आर्टरी। सो ये हमारा एन्यूरिज्म हो गया है आर्टरी में। सो एन्यूरिज्म क्या होता है? अगर कोई भी आर्टरी की वॉल थिन हो जाती है या फिर वीक हो जाती है, सो उसमें बल्जिंग हो जाती है। सो ये जो बल्ज आप देख रही हैं इसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। सीवियर कंडीशन में ये जो बल्ज है ये बर्स्ट भी हो जाता है। तो ये जो बल्ज है ये क्यों होता है? एक तो जो आर्टरी की वॉल है वो वीक हो गई है, तो अगर ब्लड का प्रेशर पड़ता है वॉल्स पर, ब्लड या फिर ब्लड प्रेशर हाई है, तो एन्यूरिज्म होने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो एन्यूरिज्म अफेक्ट्स विच लेयर ऑफ द आर्टरी। अब आर्टरीज की भी लेयर है और एन्यूरिज्म कौन सी लेयर को हाईली अफेक्ट करता है? सो A है ट्यूनिका इंटिमा, B ट्यूनिका मीडिया, C ट्यूनिका एडवेंटिशिया और D ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों लेयर्स हैं हमारी आर्टरी की, और जो आंसर है इसका वो है B ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया क्या है? ये मसल लेयर है आर्टरी की। तो एन्यूरिज्म में क्या होता है कि जो मसल वॉल होती है या फिर मसल लेयर होती है आर्टरी की, वो एबनॉर्मली थिन हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो ट्यूनिका मीडिया इसका आंसर है, जिसकी वजह से मसल लेयर की वजह से एन्यूरिज्म और बल्जिंग हो जाती है आर्टरी की वॉल में। सो आंसर इज B ट्यूनिका मीडिया। सो एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म रेफर्स टू अ वीकनिंग ऑफ एन आर्टरी वॉल। आर्टरी वॉल वीक हो जाती है, दैट क्रिएट्स अ बल्ज या फिर डिस्टेंशन ऑफ द आर्टरी। मोस्ट एन्यूरिज्म डोंट शो सिम्टम्स एंड आर नॉट डेंजरस। अगर एन्यूरिज्म इतना सीवियर नहीं है एंड वेरी स्मॉल एन्यूरिज्म है तो वो सिम्टम्स नहीं भी शो करता। हाउएवर जब सीवियर स्टेज हो जाती है तो दे कैन इवन रप्चर। सो ये रप्चर भी हो सकते हैं, बर्स्ट हो सकते हैं, और जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अपीयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ ब्रेन डेथ एक्सेप्ट। सो ये सारी ही क्या है? मैनिफेस्टेशंस हैं, लेकिन कौन सी मैनिफेस्टेशन ब्रेन डेथ की नहीं है? तो यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी ब्रेन डेथ की मैनिफेस्टेशंस नहीं है। So A is diabetes insipidus, B is pupils don't respond to light, C is pulse rate unresponsive to atropine, D
EEG, that is electroencephalography, shows only delta waves. So इनमें से आंसर क्या है? आंसर इसमें है डी, EEG shows only delta waves. अभी ये क्लियर हो जाएगा क्यों. सबसे पहले हम ब्रेन डेथ देख लेते हैं क्या होता है. सो ब्रेन डेथ क्या होता है? ब्रेन डेथ कोमा की तरह नहीं होता. कोमा में क्या होता है कि पेशेंट, कोमा इज लाइक डीप स्लीप, पेशेंट डीप स्लीप में होता है, लेकिन पेशेंट क्या है उस टाइम अलाइव है, पेशेंट जिंदा है. लेकिन ब्रेन डेथ का क्या मतलब है? ब्रेन डेथ का मतलब है अकर व्हेन अ क्रिटिकली इल पेशेंट डाइज. अब इसमें क्या है, पेशेंट क्रिटिकली इल है और पेशेंट प्लेस्ड ऑन लाइफ सपोर्ट, पेशेंट को लाइफ सपोर्ट दी हुई है. लाइफ सपोर्ट जैसे कि वेंटिलेटर, पेशेंट वेंटिलेटर पर है लेकिन पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकली इल है, उसको वेंटिलेटर पर रखा हुआ है. वेंटिलेटर क्या करता है? वेंटिलेटर हमारे जो लंग्स हैं उनको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या फिर आर्टिफिशियल या फिर आप कह सकते हैं कि बाहरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है लंग्स को, ताकि वो फंक्शन कर सके. अगर ब्रेन डेथ हो गई है तो ऑफकोर्स जैसे ही वेंटिलेशन से पेशेंट को हटाया जाएगा तो पेशेंट इज डेड. सो उसका रेस्पिरेशन भी फंक्शन नहीं करेगा. तो वेंटिलेटर क्या करता है? वेंटिलेटर डिलीवर्स ऑक्सीजन टू द लंग्स. तो वेंटिलेटर लंग्स को ऑक्सीजन डिलीवर करता है. अगर क्रिटिकली इल पेशेंट है और उसको वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, मीन्स उसको लाइफ सपोर्ट दी हुई है, तो सिचुएशन हो सकती है कि अ हार्ट अटैक और स्ट्रोक. तो सिचुएशन आप मान लीजिए कि क्रिटिकल पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक हुआ है, उसके बाद उसको वेंटिलेटर पर रखा हुआ है. अब अगर पेशेंट की ब्रेन डेथ हो गई है, ब्रेन डेथ मीन्स उसका जो ब्रेन है वो डैमेज हो चुका है, ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डाई हो गए हैं. इवन इफ ब्रेन डेथ हो गई है तो हार्ट हो सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए बीट करे, क्योंकि हार्ट की क्या होती है, अपनी पावर होती है, अपनी ऑटो रिदमिसिटी की कैपेबिलिटी होती है. तो हार्ट अपनी ओन बीटिंग इनिशिएट कर सकता है, वो भी थोड़े टाइम के लिए. हमेशा हार्ट नहीं बीट करता रहेगा विदाउट ब्रेन. और जो पेशेंट के लंग्स जो फंक्शन कर रहे हैं अभी, वो फंक्शन कर रहे हैं वेंटिलेटर की वजह से. और जैसे ही पेशेंट का जो वेंटिलेटर है वो स्विच ऑफ किया जाएगा तो पेशेंट को जो लंग्स है वो भी वर्क करना बंद कर देंगे. तो इट मीन्स कि पेशेंट की क्या है, ब्रेन डेथ है. तो ब्रेन डेथ का मतलब होता है कि पेशेंट इज डेड, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल सपोर्ट की वजह से पेशेंट के कुछ साइंस आ रहे हैं, ECG पर साइंस आ रहे हैं, उसकी रेस्पिरेशन चल रही है, लेकिन पेशेंट क्या है, पेशेंट इज एक्चुअली डेड, ही इज नॉट अलाइव. सो इसको बोलते हैं ब्रेन डेथ. सो अगर ब्रेन डेथ हो गई है तो आप चाहे पेशेंट को किसी भी वेंटिलेटर, किसी भी सपोर्ट पर रख लें, लाइफ सपोर्ट पर, तो पेशेंट ज्यादा टाइम के लिए नहीं जी पाएगा. जी पाएगा क्या? पेशेंट इज डेड. ब्रेन डेथ मीन्स पेशेंट इज डेड. सो हम लाइफ सपोर्ट दे रहे हैं तो वो हम जस्ट थोड़े टाइम के लिए पेशेंट के जो वाइटल्स हैं उनको हम ऑन करके रखा है, मीन्स या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए हार्ट बीट कर लेगा, थोड़े टाइम के लिए पर्सन के जो लंग्स हैं वो भी जो वेंटिलेटर है उससे ऐसा लगेगा कि पर्सन ब्रीथ कर रहा है. सो ब्रेन डेथ इज दिस. सो ब्रेन डेथ कोमा से डिफरेंट होती है. कोमा में पेशेंट क्या है, स्टिल अलाइव होता है, लेकिन ब्रेन डेथ में पेशेंट अलाइव नहीं होता, पेशेंट की डेथ हो जाती है. सो अब आंसर था हमारा EEG शोज ओनली डेल्टा वेव्स. तो जब ब्रेन की डेथ हो जाती है तो EEG मींस इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, जो कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को रिकॉर्ड करता है, तो अगर ब्रेन की डेथ होगी है तो EEG कोई भी वेव्स शो नहीं करता. EEG में फ्लैट लाइन आती है, कोई भी वेव शो नहीं होगी. तो ये ऑप्शन गलत है कि ब्रेन डेथ के टाइम पर हम क्वेश्चन था हमारा कि ब्रेन डेथ हो जाती है जब, तो कौन सी मैनिफेस्टेशन पर्सन शो करता है. तो EEG डेल्टा वेव शो नहीं करेगा, EEG कुछ भी शो नहीं करेगा अगर ब्रेन डेथ हो जाती है. सो साइंस ब्रेन डेथ के एक बार देख लेते हैं क्या होता है. प्यूपिल डोंट रिस्पॉन्ड टू लाइट. हमारे जो प्यूपिल्स हैं आई में वो लाइट से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेन का क्या है, सिग्नल टूट चुका है. सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के. पर्सन शोज नो रिएक्शन टू पेन. पेन के लिए कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा. आईज डोंट ब्लिंक. आईज हमारी ब्लिंक नहीं करेगी. इवन व्हेन द आई सरफेस इज टच. चाहे हम आई के सरफेस को भी टच कर लें, इसको बोलते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स. आईज डोंट मूव. हमारी आई मूव नहीं करेगी जब हम हेड को मूव करेंगे, इसको बोलते हैं ओक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स. नेक्स्ट इज आईज डोंट मूव व्हेन आइस वाटर इज पोर्ड इनटू द ईयर. सो आई मूव नहीं करेगी जब आइस वाटर डाला जाएगा ईयर में. तो
ये एक रिफ्लेक्स है, जब हम ईयर्स में आइस वाटर डालते हैं तो हमारी आइस जो है मूव करती हैं। ये एक रिफ्लेक्स है, इसको बोलते हैं ओक्यूलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स। तो सारे रिफ्लेक्सेस तो खत्म हो ही जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन डेड हो गया है। देयर इज नो गैगिंग रिफ्लेक्स, गैगिंग रिफ्लेक्स भी नहीं होगा जब हम थ्रोट की बैक को टच करेंगे। नेक्स्ट इज द पर्सन डजंट ब्रीथ व्हेन द वेंटिलेटर इज स्विच ऑफ। सो जब वेंटिलेटर को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा तो पर्सन ब्रीथ नहीं कर पाएगा। सो वेंटिलेटर क्या है, ये सिर्फ हमें आर्टिफिशियली शो कर रहा है कि पर्सन ब्रीथ कर रहा है। वेयर एज अगर ब्रेन डेथ हो गई है तो वेंटिलेटर पर भी अगर पेशेंट है तो वो डेड है। जैसे ही हम वेंटिलेटर को ऑफ कर देंगे तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, वो ब्रीथ भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी EEG टेस्ट शोज नो ब्रेन एक्टिविटी एट ऑल। सो वो कोई भी ब्रेन एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ ब्रेन डेथ एक्सेप्ट। फर्स्ट इज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करती है किडनीज। तो जब हमारे ब्रेन की डेथ हो जाएगी तो किडनीज पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन अराइज हो जाती है। नेक्स्ट इज प्यूपिल डोंट रिस्पोंड टू लाइट। अगेन हमने साइंस पढ़ लिए। पल्स रेट अनरिस्पॉन्सिव टू एट्रोपिन। अगर ब्रेन डेथ ही हो गई है तो चाहे हम एट्रोपिन इंजेक्शन भी दे दें तब भी पल्स रेट वापस नहीं आएगी, पल्स रेट इंक्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट इज EEG शोज ओनली डेल्टा वेव। तो ये नहीं है ब्रेन डेथ का साइन, राइट। अगर ब्रेन डेथ होगी है तो EEG कोई भी वेव या कोई भी साइन शो नहीं करता, ये फ्लैट होता है। नेक्स्ट चलते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शन विच अमंग द फॉलोइंग वैल्यू विल बी एलिवेटेड फर्स्ट। तो जब भी इन्फेक्शन होता है तो कौन सी वैल्यू फर्स्ट एलिवेट होगी, कौन सी वैल्यू फर्स्ट हाई होगी? तो ऑप्शंस है A RBCs, B WBCs, C प्लेटलेट एंड D ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सो रेड ब्लड सेल्स भी फर्स्ट हाई नहीं होंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑफ कोर्स व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? सो व्हाइट ब्लड सेल्स सोल्जर्स हैं हमारे बॉडी के सेवियर्स हैं। सो सबसे पहले जब भी इन्फेक्शन एंटर होता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स पहुंच जाते हैं वहां पर और हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। सो WBCs का अमाउंट सबसे फर्स्ट हाई होता है जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन एंटर होता है। सो आंसर इज B। उसके बाद प्लेटलेट या फिर ESR। सो ESR का रेट जो है बाद में हाई होता है। तो सबसे फर्स्ट जो हाई होगी वैल्यू वो होगी हमारी WBCs की। So WBC है, so WBC are responsible for fighting against infection, so this value will be elevated first. Next is which of the following is not a lobe of pituitary gland? So इनमें से कौन सा नहीं है not a lobe of pituitary gland? So हमारे pituitary gland के लोब कौन से हैं? A adenohypophysis, B intermediate lobe of the pituitary, C neurohypophysis, D flocculonodular lobe. So B तो लिखा ही हुआ है pituitary। सो इनमें से कौन सा नहीं है? तो D है फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब। सो D हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका लोब नहीं है। तो D कहाँ का लोब है? फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब आंसर है। ये है सेरिबेलम का लोब। सो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लोब होते हैं, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये है फर्स्ट, दैट इज एंटीरियर लोब। ये है सेकंड, पोस्टीरियर लोब। और इन दोनों के बीच में ये वाला छोटा सा ये क्या है? इंटरमीडिएट लोब। सो 3 लोब्स होते हैं। हाँ, इनके नेम भी हैं अलग अलग। जो एंटीरियर लोब है उसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, जो पोस्टीरियर लोब है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस, और इंटरमीडिएट लोब को इंटरमीडिएट लोब भी कहते हैं क्योंकि वो बीच में आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड है, इसका दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। सो ब्रेन में ये डाउनवर्ड ग्रोथ में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज हार्मोन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वहां से सिक्रिएट होता है? ऑप्शंस हैं A इज वेसोप्रेसिन, B ग्रोथ हार्मोन, C प्रोलैक्टिन एंड D इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है वो है A वेसोप्रेसिन। सो पिट्यूटरी ग्लैंड से ओनली 2 हार्मोन सिक्रिएट होते हैं, वो आप नाम याद रख सकते हैं। A है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये एंटी डायरेटिक, डायरेटिक मतलब होता है यूरिन आउटपुट का इंक्रीज होना, और एंटी डायरेटिक का मतलब है यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करना। तो वेसोप्रेसिन जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ये हमारे यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करता है। इट मीन्स ये हमारे बॉडी में वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। दूसरा जो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, रिलीज होता है, वो है हमारा ऑक्सीटोसिन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंटी डायरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है।
ऑक्सीटोसिन हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क की सिक्रीशन है उसमें हेल्प करता है, प्लस साथ में ऑक्सीटोसिन क्या है, डिलीवरी के टाइम पर भी हेल्प करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो है ग्रोथ हार्मोन GH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन दैट इज ACTH या फिर सिंपली इसको कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं, और प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है हमारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। सो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? TRH, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉयड ग्लैंड या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो इसका आंसर है B, हाइपोथैलेमस। सो सिंपल सी बात है, जो भी रिलीजिंग हार्मोन होंगे वो कौन सिक्रीट करेगा? हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। ये देन फर्दर जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, जितने भी लोब्स हैं, एंड चाहे वो एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इंटरमीडिएट लोब है, उनको देन ये रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज कर सकें फर्दर। सो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है फर्स्ट थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, जो कि अभी हमने पढ़ा, डोपामिन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। सो ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन प्राइमरीली कहाँ से सिक्रीट होते हैं? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर ये कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जब भी नीड पड़ती है तब ये वहां से रिलीज होते हैं। सो ये सभी थे हमारे MCQs क्वेश्चन। अभी इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।